हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हमने अर्थ एनवायरनमेंट चैप्टर जो है उसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लीजिए। उसमें भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर किए हैं, लाइक इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो है हमने बहुत अच्छे से कवर किए हैं और फूड चेन के बारे में हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप एक बार देख लेना पार्ट 1 में। तो आज हम अर्थ एनवायरनमेंट का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, हमने फूड वेब जो है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन। तो फूड चेन के अंदर कौन कौन से ट्रॉपिक लेवल हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं? सो ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं स्टूडेंट? द वर्ड ट्रॉपिक मीन फूड और फीडिंग। तो ट्रॉपिक का मतलब होता है स्टूडेंट फूड और फीडिंग। ठीक है, और द वेरियस लेवल्स और लिंक्स इन अ फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो जो स्टूडेंट फूड चेन है, ठीक है, फूड चेन क्या थी, कौन किसको खा रहा है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो लेवल हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, और स्टूडेंट ट्रॉपिक लेवल हम किसको बोल सकते हैं? पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। तो फूड चेन के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या पोजीशन है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका ट्रॉपिक लेवल। द प्रोड्यूसर आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको हम पहले ट्रॉपिक लेवल में मानते हैं, और उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको सेकंड, देन सेकेंडरी कंज्यूमर को थर्ड लेवल पर, एंड देन टर्शरी जो है उनको उससे भी आगे वाले ट्रॉपिक लेवल में मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो अलग अलग हमें पिक्चर के अंदर लेवल मिल रहे हैं ये फूड चेन के लेवल हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी फ्लो। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी। हम देखेंगे कि फूड चेन के अंदर किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। आपको पता है कि सन जो है वो लाइट एनर्जी का सोर्स है ना, और एनमरस अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इज रेडिएटेड बाय सन। तो सन बहुत सारी एनर्जी जो है उसको हमारे तक पहुंचाता है ना, बट ग्रीन प्लांट कैन अब्सॉर्ब ओनली वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ सोलर एनर्जी। फिर सबसे पहले उसको कौन देता है? ग्रीन प्लांट। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं? उस एनर्जी का फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, उस एनर्जी को वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। देन जो है जितनी एनर्जी बच गई वो दोबारा फिर से कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब स्टूडेंट, प्रोड्यूसर जो है मतलब जो प्लांट है उन्होंने जो फोटोसिंथेसिस की उसमें उन्होंने क्या किया? इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। ठीक है, फिर ये केमिकल एनर्जी कौन लेता है? ये हर्बीवोर्स भी लेते हैं। ठीक है, फिर उनको जब ये खाते हैं तो देन वो हर्बीवोर्स के अंदर चली जाती है। फिर हर्बीवोर्स जो हैं इस एनर्जी को जितना उनको चाहिए उतनी लेने के बाद वो क्या करते हैं? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए इसको यूज कर लिया। फिर इनको कौन खाता है? कार्निवोर्स। फिर वो एनर्जी कार्निवोर्स के अंदर चली गई, है ना। फिर कार्निवोर्स जो हैं उन्होंने इसको यूज कर लिया किसके लिए? फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? जो उनके अंदर हो रही हैं, उनकी बॉडी के अंदर हो रही हैं। तो उन्होंने इस एनर्जी को यूज करके देन उस जितनी एनर्जी उनके पास एक्स्ट्रा थी उनको उन्होंने एनवायरनमेंट में भेज दिया। फिर जो है कंज्यूमर को डिकम्पोजर खा लेते हैं, है ना। फिर इस तरीके से वो एनर्जी किसके पास चली गई? डिकम्पोजर के पास। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप देख सकते हो कि एनर्जी जो है वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल की तरफ क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखिए सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसकी जो सोलर एनर्जी है वो प्रोड्यूसर ले रहे हैं। फिर प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं?
को केमिकल एनर्जी में यूज कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। फिर उनको जब हर्बीवोर्स ने खाया तो इनकी एनर्जी इनके अंदर ट्रांसफर हो गई, फिर इनकी एनर्जी जो है कार्निवोर्स में चली गई, फिर कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स या लार्ज कार्निवोर्स ने खाया तो उनके अंदर चली गई, फिर इनको जो है अगर डिकम्पोजर ने डिकम्पोज कर दिया तो इनके अंदर भी चली गई। ऐसे ही अगर प्रोड्यूसर को सीधा डिकम्पोजर ने डिकम्पोज कर दिया तो ये एनर्जी उनके अंदर चली जाएगी। अगर हर्बीवोर्स को डिकम्पोज कर दिया तो उनके अंदर चली जाएगी, डिकम्पोजर के अंदर हर्बीवोर्स की एनर्जी। ऐसे ही अगर कार्निवोर्स जो हैं उनको डिकम्पोज कर दिया डिकम्पोजर ने तो उनके अंदर चलेगी, ऐसे ही इनके अंदर। तो इंडिविजुअली जो है एनर्जी ऐसे भी ट्रांसफर हो सकती है, और अगर कोई किसी को डायरेक्ट खा रहा है या इनडायरेक्टली खा रहा है तो तब वो एनर्जी जो है उनके अंदर ट्रांसफर हो रही है। तो होप स्टूडेंट आपको फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब एनर्जी जो है स्टूडेंट फूड चेन के अंदर ट्रांसफर हो रही है, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला फैक्ट है एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे कि हमने देखा था कि जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, जो सोलर एनर्जी है जैसे कि स्टूडेंट सोलर एनर्जी जो है वो किसमें चेंज हो रही थी, वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही थी, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एनर्जी जो है उसकी एक टाइप दूसरी टाइप में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या है स्टूडेंट, इन एनी फूड चेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। देन जो है स्टूडेंट थर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर वो है एट ईच ट्रॉपिक लेवल सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो स्टूडेंट हर एक ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, जो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म ने ली है वो उस एनर्जी का कुछ पार्ट तो अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज करता है, और कुछ पार्ट जो है वो एनवायरनमेंट में एज अ हीट ऐसे ही रिलीज कर देता है। एंड फोर्थ वन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम एट प्रोड्यूसर लेवल। तो प्रोड्यूसर लेवल पे एनर्जी बहुत ज्यादा होती है देन दैट ऑफ अदर सक्सेसिव लेवल, और टॉप कार्निवोर तक आते आते तो ये एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो होप स्टूडेंट आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं वो समझ आए होंगे फ्लो ऑफ एनर्जी के। नेक्स्ट स्टूडेंट इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है 10% लॉ, ठीक है। तो स्टूडेंट 10% लॉ जो है वो किसने दिया था, लिंडेमन ने, ठीक है। और कब दिया था, 1942 में उन्होंने ये लॉ जो है 1942 में दिया था, नोन एज 10% लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ द एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है और खाने से उनको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है ना। तो एनर्जी जो है कहता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर कितनी जाती है, 10%, ओनली 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। तो यही था हमारा 10% लॉ की ओनली 10% एनर्जी जो है ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन।
तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है पेपर में। और स्टूडेंट ये आपने डायग्राम जो है जरूर बनाना है वहां पर 10% लॉ का। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए सनलाइट जो है वो कौन ले रहा है, प्रोड्यूसर ले रहे हैं। फिर प्रोड्यूसर के अंदर जो है एनर्जी कितनी हुई और इनके अंदर कितनी थी, इनके अंदर थी 3 लाख, ठीक है। जब प्रोड्यूसर ने इनको ले लिया, इस सनलाइट को उन्होंने अपने अंदर ले लिया, तो देन क्या हुआ, उनके अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, 30,000 जॉल, है ना। फिर अगर इनको आगे प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया तो उनके अंदर कितनी हो गई, 3000। देन उनको खाया सेकेंडरी कंज्यूमर ने, उनके अंदर कितनी थी, 300, है ना। उसके बाद इनको जो है टर्शरी कंज्यूमर ने खाया तो उनके अंदर सिर्फ 30 जाउल जो है एनर्जी बनी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एनर्जी का सिर्फ 10% ही ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर 10% एनर्जी जो है वही ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं 10% लॉ। नेक्स्ट स्टूडेंट, हाउ इज अर्थ केप्ट वार्म। जो धरती है वो किस तरीके से स्टूडेंट वार्म हो रही है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाउ अर्थ इज वार्म। We know that a numerous amount of solar energy is emitted by sun। हमें पता है कि सन जो है बहुत सारी एनर्जी जो है वो एमिट करता है, बहुत सारी एनर्जी जो है ये छोड़ता है। बट ओनली 48% ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज द अर्थ सरफेस। इसमें से 48% जो है एनर्जी वो हमारे तक मतलब अर्थ की सरफेस तक आ पाती है, ठीक है। और 52% मतलब जो रिमेनिंग 52% एनर्जी है वो कहाँ जाती है, वो क्लाउड्स वगैरह डस्ट पार्टिकल्स जो हैं उसको स्कैटर्ड कर लेते हैं, ठीक है। देन स्टूडेंट अब 48 में से 1% जो है वो प्लांट्स ले लेते हैं, है ना। अब बाकी जो एनर्जी बची है उसका क्या होता है, कुछ जो है स्टूडेंट एनर्जी जो है वो वापस चली जाती है, कुछ सोलर एनर्जी जो है, कुछ सोलर रेडिएशन जो है वो कहाँ चली जाती है, वापस चली जाती है, ठीक है। द सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस is emitted back into the atmosphere as infrared radiation। और कुछ जो रेडिएशन होती हैं वो ऐसे ही वापस चली जाती हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। और कुछ जो होती हैं स्टूडेंट वो धरती के हर तरफ ऑल डायरेक्शन में क्या हो जाती हैं, एमिट हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो इसी से क्या होता है, हमारी धरती जो है वो गर्म हो जाती है और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस फ्लक्स, ठीक है। तो होप स्टूडेंट आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हमारी अर्थ जो है वो वार्म होती है। तो आप देख सकते हो अलग अलग पॉइंट्स में। तो फर्स्ट यहाँ पर आप देखिए सोलर रेडिएशन पासिस थ्रू द क्लियर एटमॉस्फेयर। तो कुछ सोलर रेडिएशन जो है एटमॉस्फेयर से पास हो रही हैं और कुछ सोलर रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, मतलब जैसे आई सरफेस पे वैसे ही वापस चली गई। और कुछ जो है वो क्या करती हैं, अर्थ की सरफेस पर आ जाती हैं और वो क्या करते हैं, अर्थ सरफेस पे ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारी धरती गर्म हो जाती है। और कुछ जो होती हैं वापस रीएमिट जब होती हैं तो वो सभी डायरेक्शन में बिखर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और इस तरीके से हमने देखा कि हमारी धरती जो है कंटिन्यूसली क्या हो रही है, हीट, गर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, द फिनोमेना ऑफ राइज ऑफ एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो जब स्टूडेंट हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है अगर वो एवरेज से भी बढ़ जाए और एकदम से बढ़ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और ये धरती का टेम्परेचर जो है वो कैसे बढ़ता है, ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अब ग्रीन हाउस गैसेस कैसे बनती होंगी, तो नंबर फर्स्ट
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग होने से, उनके जलने से, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की कटाई करने से, देयर इज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी की सारी क्या करती हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट बढ़ता है, क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है, फूड प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, वेदर पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे के सारे इसके बैड इफेक्ट हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको पता है कि पिरामिड जो शेप है वो कुछ ऐसी होती है ना, ट्रायंगुलर शेप की होती है। तो आपने देखा होगा कि जो अशोक के पिरामिड्स हैं, है ना, तो जो कि इजिप्ट में है, तो वो भी कुछ ऐसे दिखते हैं, ट्रायंगुलर शेप के, है ना। तो पिरामिड शेप की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लाइक हम ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पिरामिड। अब पिरामिड्स होते क्या हैं, ठीक है। पिरामिड्स आर अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन इन विच द पिरामिड शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पिरामिड शेप स्ट्रक्चर में जब हम क्या करते हैं, वेरियस ट्रॉपिक लेवल को दर्शाते हैं। अगर हम पिरामिड शेप में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हैं वो तीन पार्ट में स्टूडेंट डिफाइन होते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है उनमें होते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है। सबसे पहले नीचे वाले पार्ट में क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, बेस ऑफ द पिरामिड, ठीक है। प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं, बेस ऑफ द पिरामिड, है ना। जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो घर का बेस है उसी के ऊपर हमारा पूरा घर है ना। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर जो है यहाँ पर होते हैं नीचे, ठीक है। तो इसलिए इनको बेस बोला जाता है पिरामिड का। फिर जो उसके आगे सक्सेसिव लेवल है, ये जो आगे हमारे सक्सेसिव लेवल है, मतलब यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर आ गए, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे लिए सक्सेसिव लेवल है। उसके बाद स्टूडेंट एपेक्स पे होते हैं टॉप कार्निवोर। एक मिनट इसको इरेज कर दूं। तो उसके बाद जो हमारे टॉप पर होते हैं, पिरामिड के टॉप पर होते हैं हमारे टॉप कार्निवोर्स, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, एपेक्स, ठीक है। नीचे वाले को क्या बोला जाता है, बेस ऑफ द पिरामिड, एंड जो उसके ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं सक्सेसिव लेवल, और जो टॉप पर होते हैं उनको बोलते हैं एपेक्स। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पिरामिड के तीन पार्ट हो गए, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से पिरामिड के तीन पार्ट हैं। देन स्टूडेंट पिरामिड जो हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पिरामिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर फर्स्ट, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड जो है ये तीन तरीके के हैं। और स्टूडेंट पिरामिड्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब सबसे पहला पिरामिड है हमारा पिरामिड्स ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, शोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम, कि एक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट लेवल पर ऑर्गेनिज्म का कितना नंबर है, मतलब प्रोड्यूसर लेवल पर कितना है, फिर उसके बाद कंज्यूमर लेवल पर कितना है, देन डीकम्पोजर लेवल पर कितना नंबर है ना। तो ये सारी चीजें जो है जब हम एक पिरामिड में दर्शाते हैं, है ना, जब हम जो अलग अलग लेवल्स को हम नंबर्स में दर्शाते हैं उसको बोलते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर। अब पिरामिड्स ऑफ नंबर जो है स्टूडेंट अपराइट भी हो सकता है, मतलब ये सीधा भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर तो स्टूडेंट नीचे वाले जो ऑर्गेनिज्म है लाइक प्रोड्यूसर है उनका नंबर ज्यादा है तो ऑब्वियसली उनको हम नीचे रखेंगे, देन जो है धीरे धीरे वो
कम होता जाएगा नंबर, है ना। अगर स्टूडेंट ऊपर जो है, हम देखते हैं कि ऊपर प्रोड्यूसर जो है बहुत ज्यादा है ना, तो फिर वो पिरामिड कैसा हो जाएगा, नीचे को होगा, है ना, तो उल्टा हो जाएगा वो। तो इस तरीके से पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो उल्टा भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, पिरामिड ऑफ नंबर की कुछ एग्जांपल। तो आप देख सकते हो कि प्रोड्यूसर जो है नीचे, प्लांट्स जो हैं, आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कुछ, है ना। तो प्लांट्स जो हैं वो कहाँ पर है, नीचे ही है ना। तो प्लांट जो है यहाँ पर है, नीचे है, तो इनका नंबर ज्यादा है। उसके बाद जो है कंज्यूमर का नंबर जो है इनसे थोड़ा कम है। देन जो है कार्निवोर्स, है ना, तो उनका नंबर जो है इनसे भी थोड़ा कम है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पिरामिड, जिस पिरामिड के अंदर एनिमल्स का नंबर बताया हो कि प्रोड्यूसर का कितना नंबर है ना, उसके बाद उनको खाने वालों का कितना नंबर है, फिर उनको खाने वाला का कितना नंबर है, तो वो सारा का सारा किस में आता है, पिरामिड्स ऑफ नंबर में, ठीक है। होप स्टूडेंट आपको पिरामिड ऑफ नंबर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो क्या दर्शाता है कि किसी के अंदर कितना बायोमास है, ठीक है। बायोमास मतलब वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है किसी भी एरिया के अंदर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम पिरामिड ऑफ बायोमास। द पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड। तो ये भी स्टूडेंट दो तरीके का हो सकता है। इन अ ग्रास लैंड देर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द बायोमास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव लेवल। स्टूडेंट हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो अपराइट और इन्वर्टेड कैसे है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि जो हमारे ग्रास लैंड है उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि लगातार क्या हो रहा है, हर एक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म का बायोमास धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वो अपराइट पिरामिड होता है। लेकिन अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हर्बीवोर्स बहुत कम मिलेंगे, मतलब घास खाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन मांस खाने वाले सबसे ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि वो पिरामिड क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है इस तरीके से। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ फोटो में, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है ना, प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा है। तो प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा है, उसके बाद हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स। इसलिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो पिरामिड है, पिरामिड ऑफ बायोमास, वो क्या है, सीधा है। लेकिन पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पर कार्निवोर्स बहुत ज्यादा है लेकिन प्रोड्यूसर बहुत कम है, इसलिए उसका जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो थोड़ा सा इन्वर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो किसको दर्शाता है, वो दर्शाता है फ्लो ऑफ एनर्जी को। पिरामिड ऑफ एनर्जी शोज द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो एट अ सक्सेसिव लेवल, कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पर क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है और वो कितना हो रहा है, ठीक है, उसको कौन दर्शाता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी रिमेन अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, एंड जो है मैक्सिमम इसमें एनर्जी जो है स्टूडेंट वो किस में होती है, यहाँ पर होती है, बेस पर होती है। जो प्रोड्यूसर है उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। फिर जो है उस एनर्जी का हमने पढ़ा था कि 10% ही ट्रांसफर हो पाता है आगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के पास, मतलब प्रोड्यूसर के पास, उसके बाद जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर, है ना, उसके बाद जो है सेकेंडरी प्रोड्यूसर के पास, देन टर्शरी, है ना, तो सो ऑन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा क्या है, अपराइट है। ये बात आपने स्टूडेंट हमेशा याद रखनी है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ये हमेशा ऊपर कोई होता है, क्योंकि एनर्जी जो है नीचे से ऊपर तक जाते हुए बढ़ती है पिरामिड के अंदर, है ना, क्योंकि बेस पर क्या है, हमारे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद हमारे आगे जो लेवल है, क्योंकि आगे जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो आपको पता ही है कि एनर्जी जो है उसका 10% ही ट्रांसफर हो पाएगा, ठीक है।
तो ये देखिए आप पिरामिड ऑफ एनर्जी, प्रोड्यूसर में के पास जो है वो 10,000 तक एनर्जी थी, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के पास 1,000, देन जब सेकेंडरी कंज्यूमर आए तो उनके पास जो है 100 हो गई, देन फिर 10 किलो कैलोरी। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। स्टूडेंट, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? What is biomagnification or biological magnification is the phenomena by which harmless chemicals are accumulated by the tissue of organism at higher level in a food chain। अब स्टूडेंट ध्यान से समझिए, मैं एक फूड चेन बना रही हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हैं प्लांट्स, प्लांट्स के बाद डियर, डियर के बाद लायन। अब ध्यान से समझना बायो मैग्निफिकेशन को। तो स्टूडेंट, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मान लीजिए प्लांट्स के ऊपर जो है हमने कोई हार्मफुल फर्टिलाइजर या केमिकल या फंगीसाइड या फिर हर्बिसाइड या फिर पेस्टिसाइड जो है वो हमने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया, मान लीजिए हमने तीनों चीजें डाल दी, तो ये क्या है? हार्मफुल केमिकल्स हैं। हार्मफुल केमिकल्स अब इनके ऊपर आ गए, जब इनको इन्होंने खाया तो डियर के अंदर वो हार्मलेस केमिकल्स चले गए, है ना, हार्मफुल केमिकल चले गए। फिर डियर को किसने खाया? लायन ने खाया। तो इस तरीके से ये केमिकल जो है इसमें भी ट्रांसफर हो गया। तो स्टूडेंट, इसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। तो बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कुछ हार्मफुल केमिकल जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के फूड चेन के अंदर जो है वो अकमुलेट हो जाते हैं, उसके टिश्यूज के अंदर अकमुलेट हो जाते हैं, मतलब उसकी बॉडी के अंदर वो अकमुलेट हो जाते हैं। अकमुलेट मतलब उसकी बॉडी में कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं वो हार्मफुल केमिकल, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये तो आपको पता है कि हम फंगीसाइड, बीडीसाइड और हर्बिसाइड जो है उनका क्यों स्प्रे करते हैं, क्यों इनको यूज करते हैं, ताकि हम फंगस को जो है खत्म कर सके, है ना, पेस्ट को खत्म कर सके, है ना। तो जो हमारे पास हर्ब्स हमें चाहिए भी नहीं है तो उनको भी हटा सके, इसलिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये कुछ आपको पैराग्राफ के अंदर बताया हुआ है कि कुछ वाटर बॉडीज में भी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट जो हैं वो बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है। फिर जब उनको कोई और खाता है फिर उनके अंदर वो चला जाता है। तो इस तरीके से ये केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में चले जाते हैं। फिर अगर स्टूडेंट इसको ह्यूमन बीइंग खा लेते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आपको पता होगा कि ह्यूमंस के अंदर जो कैंसर डिसीज है वो भी इसी तरीके से अकमुलेट हुई है, इसी तरीके से वो वहां पर स्प्रेड हुई है। सो होप स्टूडेंट आपको बायोमैग्निफिकेशन का टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट। अब स्टूडेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पर? अब स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर हम बहुत ज्यादा अपनी एक्टिविटीज जो हैं बढ़ा रहे हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने के लिए अपनी एक्टिविटीज जो हैं उनको कम नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? पोल्यूशन कर रहे हैं। किस किस का पोल्यूशन कर रहे हैं? लैंड का, एयर का, वाटर का हम पोल्यूशन कर रहे हैं, है ना। और हम क्या कर रहे हैं? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वाटर एंड वेस्ट डिस्पोज, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा कचरा फैला रहे हैं, ओजोन लेयर को हार्म कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट से बहुत कुछ लिया है लेकिन एनवायरनमेंट को कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज के थ्रू एनवायरनमेंट को गंदा किया है, ठीक है, और जो हमारी ओजोन लेयर है उसको किस तरीके से हमने डिप्लीट किया है। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट आपको मैं बताती हूँ ओजोन लेयर क्या होती है। स्टूडेंट, ये है हमारी अर्थ। अर्थ के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ओजोन लेयर। अब इस ओजोन लेयर का हमारे लिए क्या फायदा है? अब ये स्टूडेंट क्या करती है?
सन से जितनी भी हार्मफुल रेज आ रही हैं पृथ्वी के ऊपर, ये क्या कर रही है, उन हार्मफुल रेज से हमें बचा रही है। अगर ये हार्मफुल रेज जो हैं अंदर एंटर हो गई तो आपको पता है हमें बहुत सारी स्किन डिसीज, एलर्जी ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन स्टूडेंट अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा पोल्यूशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, मतलब ये खत्म हो रही है, इसके अंदर छोटे छोटे होल पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये खराब हो रही है। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों होता है? वट इज द कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन? तो स्टूडेंट डिप्लीट कैसे होती है ये? द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, हमने क्या किया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है और ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब स्टूडेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं, ये ऐसे मटेरियल हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ऐसे मटेरियल हैं जो क्या कर रहे हैं, वो ओजोन लेयर को कंटिन्यूसली डिप्लीट करें। अब ये आते कहाँ से? स्टूडेंट आपने देखा होगा कि आजकल जो है मॉडर्न लाइफ के लिए हमने क्या यूज किया है, एसी, है ना, रेफ्रिजरेटर का यूज किया है। तो ये सब रेफ्रिजरेटर और एसी जो है इन्हीं में से निकलते हैं ये CFC। स्टूडेंट ये आपने इन जो फुल फॉर्म है वो याद रखनी है, CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये एसी से निकलती है ना, एयर कंडीशनर जो होते हैं, है ना, और जो फ्रिज होती है हमारे घरों में, उससे ये हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं। तो यही क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट दूसरा हमने क्या किया है, बहुत सारा कचरा प्रोड्यूस किया है। हमने एनवायरनमेंट को हार्म करने के लिए क्या किया है, बहुत सारा कचरा डेली हम फैला रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना, हमें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, हम कहीं खड़े नहीं हो सकते, हमने सॉइल पोल्यूशन किया है, हमने वाटर पोल्यूशन किया है इसकी वजह से, और इवन हमने इससे एयर पोल्यूशन भी किया है। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने गार्बेज को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, जो हमने गार्बेज प्रोड्यूस किया है, अब हमें स्टूडेंट उसको कैसे खत्म करना है, तो उसके लिए हम कुछ मेथड देखते हैं। तो सबसे पहले है लैंडफिल्स। हम लैंडफिल्स बना सकते हैं, रिसाइकलिंग, तो रिसाइकलिंग कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, और इंसीरेशन। तो स्टूडेंट ये कुछ मेथड जो हैं गार्बेज को डिस्पोज करने के आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो इनको अब हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट लैंडफिल। लैंडफिल इज द मेथड ऑफ disposing solid waste by putting them in low lying area and covering it with soil। ठीक है, तो स्टूडेंट लैंडफिल क्या होते हैं, जब हम किसी लो लेइंग एरिया के अंदर क्या करें, कचरे को दबा दें और ऊपर से इसको सॉइल से ढक दें। मान लीजिए यहाँ पर हमने कचरा डाल दिया लो लेइंग एरिया में, देन उसको सॉइल के साथ अच्छे से ढक दिया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट लैंडफिल। अब लैंडफिल जो है स्टूडेंट बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है गार्बेज डिस्पोजल का, और ये स्टूडेंट लैंडफिल कहाँ बनाना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाना चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया कौन से होते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, क्योंकि अगर जहाँ पर लोग रहते हैं अगर हम वहां पर गार्बेज का जो है उसको डिस्पोज करने के लिए लैंडफिल बनाएंगे तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा स्टूडेंट हमें लैंडफिल बनाते टाइम ये भी देखना होगा कि लैंडफिल जो है इतना ज्यादा नीचे ना हो, डीप ना हो। ठीक है, ऊपर ऊपर ही बनाना है, इतना ज्यादा डीप ना हो। अगर ज्यादा डीप हुआ तो आपको पता है वाटर पोल्यूशन हो सकता है, हमारा पानी जो है पीने वाला पानी वो गंदा हो सकता है। तो स्टूडेंट मैं आपको लैंडफिल जो है उसकी फोटो दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने लैंडफिल जो है वेट, चलिए लैंडफिल जो है मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके के होते हैं।
आई थिंक मेरे पास उसकी स्लाइड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कुछ ऐसे पुराने मटेरियल जो हैं उनको कलेक्ट करके, ठीक है, उनको नए प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी को बोलते हैं हम रिसाइकलिंग। जैसे कि स्टूडेंट पेपर हो गया, है ना, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। कार्डबोर्ड हो गया, मेटल की चीजें हो गई, ठीक है। इनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉर्टेड करते हैं, मतलब इनको अलग अलग करते हैं, फिर इनको क्लीन करते हैं, साफ किया जाता है एंड प्रोसेस्ड इनटू न्यू प्रोडक्ट, फिर इनके न्यू प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ब्रोकन एंड वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल लाइक बकेट हो गई, कैन्स हो गए, प्लेट्स हो गई, आर मेल्टेड एंड रीमोल्डेड टू मेक न्यू प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट जैसे कि हमारा प्लास्टिक का टूटा सामान होता है, उसको हम कहाँ किसके पास देते हैं, कचरे वाले को, है ना। तो फिर वो कचरे वाला जो है वो उसको आगे जो है वो देता है, फिर वो क्या किया जाता है, उसको फैक्ट्री में ले जाकर क्या किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, फिर उसको रीमोल्ड किया जाता है, मतलब उसकी दोबारा शेप बनाई जाती है, ठीक है। तो उसके फिर न्यू न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, लाइक चेयर्स बन गई, उसकी टेबल बन गए, है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिसाइकलिंग। तो होप स्टूडेंट आपको रिसाइकलिंग क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम अपने कचरे को कम कर सकते हैं। तो ये आप कुछ जो है अलग अलग बास्केट्स देख सकते हैं, अलग अलग डस्टबिन देख सकते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग कलर के अगर हम डस्टबिन ले आए तो उसके अंदर ऊपर हम लिख दें कि इसमें हमने प्लास्टिक डालना है, इसके अंदर हमने ऑर्गेनिक वेस्ट डालना है, इसके अंदर हमने पेपर डालना है, सिर्फ इसके अंदर हमने मेटल डालने हैं, इसके अंदर हमने ग्लास। तो ये सारी चीजें जो है अगर हम शुरू से ही सॉर्टेड आउट करते जाएंगे देन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो घर में वेस्ट जो है उसका अच्छे से हम कह सकते हैं कि डिस्पोजल हो सकेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट भी एक वेस्ट डिस्पोजल का अच्छा मेथड है। Sewage treatment is the method of removing pollutant from waste water and producing clean water that can be discharged into water bodies। तो स्टूडेंट सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम जो भी हमारा पानी है, ठीक है, वेस्ट वाटर है, उसमें से हम अगर पोल्यूटेंट निकाल दें, मतलब जो उसको हार्म कर रहे हैं, उसको पोल्यूट कर रहे हैं, तो उसमें से अगर हम उन पोल्यूटेंट को हटा दें और जो हमारा क्लियर वाटर प्रोड्यूस हुआ है उसको हम वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज कर दें, तो हम वही पानी जो है फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम सीवेज डिस्पोजल। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो ये एक बड़ा सा सीवेज डिस्पोजल प्लांट है, ठीक है, सीवेज को ट्रीट करने वाला प्लांट है। इसके अंदर सीवेज के पानी को कंटिन्यूसली क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है, इसको साफ किया जाता है, देन इसको डिस्चार्ज किया जाता है वाटर बॉडीज के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट कंपोस्टिंग। हम क्या करें, जितना भी कचरा है उससे हम कंपोस्ट बना लें, ठीक है। और कंपोस्ट क्या है, न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल है ये कंपोस्ट, और इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम इसको बोल सकते हैं कि हम इसको अपने घरों में जो हमने सब्जियां लगाई हुई हैं, घरों में हमने गार्डनिंग की हुई है, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे से प्लांट्स जो हैं वो हमारे ग्रो कर सकें, तो उसके लिए बनाई जाती है कंपोस्ट। अब स्टूडेंट कंपोस्ट में क्या किया जाता है, so household garbage like fruit and vegetable peels, leaf of plant can be used to prepare compost। तो स्टूडेंट हम घर में जो फलों और सब्जियों के छिलके होते हैं, लीव्स होते हैं प्लांट्स के, उनको हम कंपोस्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और हमने स्टूडेंट करना क्या है, हमने क्या करना है, इन सभी को जहां पर भी हमने कंपोस्ट बनानी है वहां पर फेंक देना है, और इसको सॉइल जो है ऊपर इसके फेंक देनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे वॉर्म होते हैं, रेड वॉर्म जो होते हैं, उनको छोड़ देना है। धीरे धीरे वो क्या करेंगे, इसको अच्छे से कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने क्या क्या करना है,
सबसे पहले हमने जो वेजिटेबल्स के छिलके हैं, पील्स हैं, वो लेने हैं, साथ में हमें सॉइल लेनी है, दोनों को मिक्स कर दिया। फिर इसके अंदर डालेंगे रेड वॉर्म। रेड वॉर्म इस कचरे को जो है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद इसको कंपोस्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने कंपोस्ट खाद जो है वो बनाई है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इंसीरेशन। इंसीरेशन क्या होता है स्टूडेंट? जब हम कचरे को जला देते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ऐश। जब हम क्या करें, जितना भी हमारा कचरा है उसको हम क्या कर दें, जला दें, और जला कर उससे हम ऐश बना लें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसीरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसीरेशन। सो होप स्टूडेंट आपको ये सारे टॉपिक जो हैं क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये आप देख सकते हो कि ये एक इंसीरेशन फैक्ट्री है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, कचरे को जलाया जाता है। और आपको पता है कि इंसीरेशन की वजह से क्या होता है, कचरा जलकर ऐश बन जाता है। तो ऐश की क्वांटिटी जो है एक बड़े से कचरे के ढेर से जो है बहुत ही थोड़ी सी हो जाती। मान लीजिए हमारे पास इतना कचरा है तो ऐश बनकर वो इतना सा हो जाएगा। तो इंसीरेशन में क्या होता है, हम कचरे की जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, रिड्यूसिंग वेस्ट एट इंडिविजुअल लेवल। अब हम क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, तो इसके लिए स्टूडेंट बहुत सारे पॉइंट है, आप खुद भी बना सकते हो कि हम कचरे को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले वी यूज पेपर, है ना, क्लोथ और जूट बैग, है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट आना था जूट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, जूट, आप इसको चेंज कर लेना जूट। ठीक है, तो हम जूट बैग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं शॉपिंग के लिए। सेकंड, वी शुड बाय रियूजेबल और रिसाइक्लेबल आइटम। हमें वही चीजें जो है खरीदनी चाहिए जो रिसाइकल हो सके, दोबारा इस्तेमाल हो सके, है ना, और जिनको फेंकने की जरूरत ना पड़े। वी शॉप फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली आइटम। तो हमें वही चीजें खरीदनी चाहिए जो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी हों। वी शुड डोनेट आवर ओल्ड थिंग्स टू अदर। हम अपनी जो चीजें हैं, है ना, अगर पुरानी हो गई हैं, हमें नहीं डालनी है तो वो दूसरों को दे दे। वी शुड यूज आवर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू प्रिपेयर कंपोस्ट। हम अपना जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मतलब फलों और सब्जियों के जो छिलके हैं, अगर हम उससे कंपोस्ट बनानी शुरू कर दें तो वो भी हमारे लिए एक वेस्ट मैनेजमेंट का मेथड होगा। तो स्टूडेंट, ये कुछ मेथड है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने लेवल पर वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ पिक्चर्स, हम अपने बैग जो है घर से लेके जा सकते हैं शॉपिंग के लिए, है ना। देन डोनेशन, अपनी पुरानी चीजें जो है वो किसी को दे सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं जिसकी वजह से एयर जो है वो साफ हो सके, और चीजों को सॉर्टेड आउट कर सकते हैं अच्छे से। प्लास्टिक की एक जगह हो, कैन्स एक जगह हो, है ना, और हमें हमेशा डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कुछ स्टूडेंट मेथड थे जिसकी वजह से हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।